NTA UGC नेट यानी निमिज नेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। NTA UGC नेट यानी निमिज नेट ऐप कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिज नेट प्रो पे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और जिन दोस्तों को नेट या JRF लेना है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों पीपल एंड एनवायरनमेंट में से वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक आए हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन में से। और इसमें मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें उनको करना है। दोस्तों, ये वीडियो आप देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से एनवायरमेंटल पोल्यूशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जून 2012 के क्वेश्चन पेपर पे। इसमें देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है। तो इसका जो आंसर है इन्होंने पेन दिया है। पेन जो होता है दोस्तों, जो हमारे धुआं होता है, धुएं से निकलता है। और आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है, CFC का स्रोत कौन सा, कहाँ से ज़्यादातर निकलती है। तो इन्होंने यहाँ पे इसका आंसर दिया है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन से बहुत ज़्यादा निकलती है। और CFC जो है दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हैं और आगे मैं दिखाऊंगा, आप देखना कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और आगे जैसे हम बात करें, ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर A यानी कि स्थल वेटलैंड्स जो दिया है ये मीथेन का मुख्य स्रोत है। और यहाँ पे एक चीज़ देखना दोस्तों, इन्होंने इनके स्रोत पूछे हुए हैं, जितनी भी गैसेस वगैरह है, हानिकारक चीज़ें हैं, उन सभी के इन्होंने ज़्यादातर स्रोत पूछे हुए हैं और उनसे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, ये 2 चीज़ मुख्य रूप से पूछी हुई है। तो अब हम आगे देखेंगे, आप देखना दोस्तों। और आगे जैसे इन्होंने ये पूछा हुआ था कि जापान में मिनी माता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो इसका आंसर है दोस्तों पारा। तो ये पारा के कारण हुई थी, ये भी यानी कि एक बीमारी का ही टाइप हम कह सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये हमारे पास जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ कि भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं। धूम यानी कि जो कोहरा जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो इसके अंदर ये है दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से शामिल होते हैं। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है। इसमें शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों इसका है परिवहन क्षेत्र दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इनके जो ओरिजिन क्षेत्र है यानी कि कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये पूछे जा रहे हैं, और दूसरा इनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों कृषि है। कृषि से सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जल प्रदूषण है वो किस तरीके से सबसे ज़्यादा कृषि से होता है। और इसमें से बाद में भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो डिट्टो कॉपी रिपीट हुए हैं। और आगे हम बात करते दोस्तों, ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर देखिए, ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये क्या पूछ रहा है। ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। ताज़ा यानी कि ताज़ा कोई भी नदी तालाब वगैरह है तो उसमें जो जल प्रदूषण होता है वो किस वजह से होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C यानी कि मल जल का प्रवाह, सीवेज जो होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है ताज़ा जलाशयों में, यानी कि जो शुद्ध पानी होता है उसमें ज़्यादा प्रदूषण ये करता है। और इसमें से 3 बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी वीडियो देखना। उसके बाद है दोस्तों हमारा दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर और इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोत्पत्ति संबंधी गतिविधियाँ 2/3
अधिक वैश्विक जल उपयोग के लिए उत्तरदायी है। अब ये देखिए 2/3 जो हम जल का यूज़ करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि। यहाँ पे दोबारा अब देखिए कृषि आ गया ना इसका आंसर, और ये क्वेश्चन पहले भी आया था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जल प्रदूषण होता है वो किससे होता है, कृषि कार्यों से होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और उसके बाद में हम जैसे बात करें, अगला क्वेश्चन है मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु में से है। यानी कि इसने ये कहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो है वो इनमें से किससे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो इन्होंने पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फोम उद्योग। और पहले क्या था दोस्तों, वहाँ पे लिखा हुआ था रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से CFC ज़्यादा उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों फोम उद्योग होगा। और जो CFC है दोस्तों वो काफ़ी जगह से उत्पन्न होता है, और इसके बारे में हम दोस्तों डिटेल से आगे की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि क्लोरोफ्लोरो मुख्यतः कहाँ से होता है, एक तो फोम उद्योग से, और एक हमारा जो रेफ्रिजरेटर है और एयर कंडीशन है वहाँ से CFC ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस तरह से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ये देखिए भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया। अब देखिए दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक एक भारत द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसके अनुसार क्या होता है कि हम काफ़ी तरह की गैसों को शामिल करते हैं और उसमें बताते हैं कि कौन सी हानिकारक है कौन सी हानिकारक नहीं है। तो उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है उसके अंदर कौन सी नहीं है वो हम देख लेते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या है कि इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। और ये जो है दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे, उसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये वायु गुणवत्ता सूचकांक कब आया था और इसका उद्देश्य क्या है और इस लिस्ट में कौन कौन सी गैस शामिल है। तो इसके बारे में हम आगे की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। और अभी इस वीडियो में हम दोस्तों केवल और केवल ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से रिपीट होते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर देखिए ग्रामीण घरों नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकता है। अब जो हमारे ग्रामीण घर होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है वो हमें बताना है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अब देखिए इन्होंने ऑप्शन दिया है A, B, C, इसका आंसर दिया है। यानी कि ए सुविधा रहित गैस चूल्हे, यानी कि अच्छे तरीके से जो गैस चूल्हे वो रख रखाव ना करना गैस चूल्हा का, वो हो गया। लकड़ी के चूल्हे हैं उससे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और उसके बाद में मिट्टी के तेल वाले जो हीटर होते हैं उनसे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है। तो इसमें दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पारे से मानव कैंसर होता है। और अगर दोस्तों आपने ध्यान दिया हो इस वीडियो में तो पारा से अभी तक 3 बार क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें देखते हैं शहरी क्षेत्रों में ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंख और श्वसन नली में जलन होती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों सतही ओजोन यानी कि सरफेस ओजोन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमने 2012 में भी किया था, लेकिन वहाँ पे इसका जो आंसर था वो कुछ और था। ठीक है, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि नेत्रों में जलन किसके कारण होते, तो इसमें जो आंसर है पैन दिया हुआ था। और लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों दूसरी गैसेज यहाँ पे हमें दी हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए मनुष्य की आँखों में जलन, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, सतही ओजोन दिया हुआ है, यहाँ पे पैन नहीं दिया हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना थोड़ी ज़रूरी है दोस्तों। और आगे हम करते हैं दोस्तों, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। ये देखिए भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अब इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ए, यानी इसका आंसर है दोस्तों असंशोधित मल जल यानी कि सीवेज। अब देखिए ये आ गया, दूसरी बार रिपीट हो गया ना सीवेज का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
वो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, उसके अंदर ये था कि जो हमारे ताज़ा जलाशय हैं उसके अंदर जल प्रदूषण किस तरह से होता है, तो उसका आंसर भी क्या था, असंशोधित मल जल था, यानी कि सीवेज था। तो देख सकते हैं कि किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, और यही क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो आंसर है इन्होंने ये दिया है, प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो प्राकृतिक स्रोत है वो किस तरह से आर्सेनिक प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आर्सेनिक है दोस्तों, जो हम नलकूप वगैरह लगाते हैं तो उनसे आर्सेनिक निकलता है काफ़ी बार। तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये है हमारा जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कहा है कि शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। अब देखिए, शहरी क्षेत्रों में हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ये दोबारा फिर रिपीट हुआ है। तो इसके अंदर जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो है वो शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों आप यहाँ से ध्यान दो कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है, यानी कि जल के द्वारा जो रोग नहीं होता वो हमें बताना है। तो दोस्तों डेंगू जो है वो जल के द्वारा नहीं होता, डेंगू क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो कि दो तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है कि क्या बीमारी होती है, यानी कि इस गैस से, इस पानी से क्या बीमारी होती है, ये पूछते हैं। और दूसरा ये पूछते हैं कि ये जो गैस है इसका मुख्य स्रोत क्या है, ओरिजिन यानी कि सोर्स क्या है। तो ये चीज़, इन दो चीज़ें यहाँ पे बार बार पूछी जा रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो रवांडा के अंदर एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बंद करने का निर्णय लिया गया था। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, विलंबित सूक्ष्म कण, यानी कि सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल। जो हमने बात की थी ना, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे श्वसन के अंदर बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न होती है, यानी कि आर्टिफिशियल और नेचुरल तरीके से कौन सी उत्पन्न होती है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, CFC से ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो CFC हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से वीडियो आगे डालेंगे दोस्तों। ये जितनी भी हमने गैसेज बात की है, NO2 हो गया, CO2 हो गया और CFC हो गया, इन सभी के बारे में डिटेल से वीडियो हम आगे डालेंगे। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के सबसे अनुकूल है, यानी कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसका आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका उपयोग किया जाता है, ये हमें बताना है दोस्तों। फ्लाई ऐश का मैंने बताया था दोस्तों कि जो फ्लाई ऐश है, जो चिमनियों वगैरह से जो राख होती है उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक भी हो सकती है। देखते हैं दोस्तों कहाँ लाभदायक होगी। अब देखिए, इसने ऑप्शन नंबर 4 दिया है, 4 में ABCD यानी कि चारों के चारों दिए हुए हैं। यानी कि एक तो इसमें सूक्ष्म पोषक के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं कृषि के अंदर, दूसरा है बंजर भूमि के विकास के लिए, तीसरा है बांध और जल धारण संरचनाओं में, अगर हमें बांध बनाना हो, डैम वगैरह बनाना हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और ईंट उद्योग, यानी कि ईंट बनाने के लिए भी हम फ्लाई ऐश का उपयोग कर सकते हैं। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर तीसरी बार फिर ये रिपीट हो गया, असंशोधित वहित मल, यानी कि सीवेज। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल है ये क्वेश्चन, डिट्टो कॉपी 3 बार रिपीट
हो चुका है। और ये देखिए लास्ट बार कब आया था हमारा, जुलाई 2018 के अंदर आया था। तो इसकी संभावना बनती है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अब की बार भी आ सकते हैं, दिसंबर के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों, ये दिसंबर 2018 का एग्ज़ाम है, इसके अंदर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला, चलिए इसे हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं, हिंदी में थोड़ा ही ऊटपटांग दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इनिशिएट इन चेन रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि ऐसी कौन सी गैस है दोस्तों जो ओजोन लेयर को ब्रेक डाउन करती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्लोरीन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भोजन की खपत के कारण मनुष्य में उच्च स्तरीय सीसा पीबी का जोखिम हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पीबी है, सीसा है, वो अगर मनुष्य के अंदर भोजन के द्वारा चला जाए अधिक मात्रा में तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है वो हमें बताना। तो सबसे पहले इससे दोस्तों एक तो जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तीसरा है दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 3 तरह की चीज़ें हो सकती है पीबी यानी कि लेड सीसा अगर हमारे अंदर ज़्यादा मात्रा में चला जाए तो। और अब आगे दोस्तों हमारे पास जून 2019 का क्वेश्चन पेपर, अब इसमें इन्होंने पूछा कि सतही ओजोन है उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। और सतही ओजोन से अगर आपको ध्यान हो दोस्तों तो पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है और अब की बार दोबारा फिर इसमें रिपीट हुआ है। तो हम देखते हैं दोस्तों जो सतही ओजोन है उसके निर्माण में कौन कौन भूमिका निभाता है। यह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ABD। ए है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी है सल्फर के ऑक्साइड और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 के 3 हमारे सतही ओजोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा 24 जून 2019 का क्वेश्चन है। इसमें ये कथन अभिकथन दिया है। सबसे पहला कथन है दोस्तों, सौभ मंडल में ओजोन की उच्च सांद्रता वांछनीय है। और अगर आप चाहे तो दोस्तों इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज डिजायरेबल। अब इन्होंने ये कथन अभिकथन दिया, हमें देखना ये सही है या गलत है। तो दोस्तों ये जो है डिजायरेबल नहीं है हमारे लिए, इसकी सांद्रता वांछनीय नहीं है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कारण इन्होंने दिया है, वायुमंडल में मौजूद ओजोन सूर्य की हानिकारक पैरावैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीवों की रक्षा करता है। ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों, जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या करती है, पैरावैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ए फॉल्स और आर ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बिल्कुल आसानी से हम दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो बीमारी से रिलेटेड और एक उनके ओरिजिन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दिसंबर 2019 की सभी शिफ्ट में एनवायरमेंटल पोल्यूशन से जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और आगे ये देखिए ये आ गया हमारा दिसंबर 2019 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर आ गया। और यहीं पे ये देखिए यहाँ पे हिंदी में है और यहाँ पे इंग्लिश में हमने दिया हुआ है। और एक चीज़ नोट करना दोस्तों, आप यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें नोट करनी है। ये देखिए 2 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया आपने। और आगे हम बात करते हैं, ये 2 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये। और इसके अंदर ये देखिए आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल इशू विच आर लोकल इन नेचर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट में और मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो दोस्तों इससे ये मतलब निकलता है कि जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर होते हैं उनमें भी डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों एनवायरनमेंट के अलावा भी और भी काफ़ी जो अलग टॉपिक है अपने, जैसे ICT हो गया, कम्युनिकेशन और अन्य जो टॉपिक है उनमें भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। वो हमने अलग वीडियोज़ बना रखे हैं, उनमें आप देख सकते हैं।
तो जो हमारे लोकल एरिया के अंदर यानी कि लोकल टाइप में जो प्रदूषण होते हैं उनके बारे में ये पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए ओजोन परत का जो क्षरण है वो काफ़ी बड़े लेवल पे होता है और इसे एक नेचुरल फिनोमिना भी हम कह सकते हैं इसके अंदर। तो ये इसके अंदर नहीं होगा। आगे दोस्तों जल प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या है कि लोकल लेवल पे होता है और बहुत ज़्यादा होता है और इसे हम स्थानीय मुद्दा कह सकते हैं। आगे दोस्तों भूक्षरण, इसे भी हम लोकल लेवल पे कह सकते हैं क्योंकि आजकल भूमि कटाव बहुत ज़्यादा किया जा रहा है मानव के द्वारा। और आगे दोस्तों जैसे जलवायु परिवर्तन है ये हमारे कंट्रोल में तो है दोस्तों, लेकिन ये एक बड़े लेवल पे है, ये हम इसे लोकल लेवल पे हम इसे नहीं कह सकते। आगे दोस्तों जल जमाव, ये हमारे मानव द्वारा किया जाता है और इसे हम लोकल लेवल पे काउंट कर सकते हैं। आगे ठोस अपशिष्ट प्रबंध, ये भी हमारे लोकल लेवल पे काउंट हो सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है एक यानी कि यहाँ पे 2, 3, 5 और 6। 2 में क्या है जल प्रदूषण आ गया, 3 में क्या है भूक्षरण आ गया और 5 में क्या आ गया दोस्तों जल जमाव आ गया और 6 में क्या आ गया हमारे पास ठोस अपशिष्ट प्रबंध यहाँ पे आ गया। और अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना चाहे तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे ये मान लो कि और क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। ये देखिए 3 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसके अंदर इन्होंने पूछा हो कि ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं ताकि जल्दी से क्वेश्चन हम कर सके। इसका आंसर है 2 दोस्तों। 2 के अंदर है BCDE, यानी कि BCDE, ए और एफ को छोड़ के और सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसके अंदर देखिए अनिद्रा होती है, वाक रुद्धता होती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, श्रवण सीमा में बदलाव होता है। और इससे क्या नहीं होता, श्वसन संबंधी समस्याएं ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती। रोग प्रतिरोधक की जो तंत्र है वो कमज़ोर नहीं होता इससे, ठीक है। ये 2 चीज़ें छोड़ के और सभी चीज़ें ध्वनि प्रदूषण से होती है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से आए हैं क्वेश्चन। ये देखिए 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 44। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक जो नदियों और झरनों में जल की गुणवत्ता को निम्नलिखित करता है, यानी कि जल की जो क्वालिटी है उसको कम कौन कौन करते हैं वो हमें बताना है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर 1 दिया है ABC में हम बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जीवाणु है, फिर पोषक तत्व है, फिर धातु है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें। जैसे कि जो हमारे जल होता है नदियों के अंदर, उसमें जो पोषक तत्व वगैरह होते हैं उनके अंदर क्वालिटी जो होती है वो किसके द्वारा कम की जाती है, वो जीवाणुओं के द्वारा कम की जाती है। क्योंकि जीवाणु क्या करते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो लेते हैं, जैसे मछली वगैरह हो गई और काफ़ी जीव जंतु हो गए, तो पानी के अंदर जो क्वालिटी होती है उसको वो सोखते हैं, उसको वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पोषक तत्व हो गए और जो धातु है वो निम्नकृत यानी कि उनको क्वालिटी को कम करते हैं उसके अंदर। और जैसे कुछ घुले हुए ठोस ये नहीं करते, सवाल नहीं करती। तो इसका जो आंसर है ए दिया है, ABC यहाँ पे दिया, आप आसानी से देख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। जंगलों की आग किससे प्रभावित होती है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों आंसर नंबर 4 ABC इन्होंने यानी कि तीनों ही आंसर दिए। ढलान, भूमि की नमी और वायु, ये तीनों के तीनों फैक्टर जंगल की आग को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आ रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और दोस्तों मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि प्लीज़ अगर आपको नेट या JRF क्वालिफाई करना है तो आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए। आज भी हमने देखा कि कितने क्वेश्चन आए हैं प्रदूषण से रिलेटेड और कितने आसान क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों आप सभी टॉपिक के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए और किसी भी दोस्त को ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। हमने टॉपिक वाइज नोट्स बना रखे हैं, जिस तरीके से रिसर्च के आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं। जैसे रिसर्च के अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी 10 यूनिट के आपको अलग अलग मिल जाएंगे। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे इसके अंदर ये है 6 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है
ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। यानी कि शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कौन कौन से वो हमें बताने। तो इसका आंसर है 3ABD यहाँ पे दिया हुआ। तो ABD में कृषि अपशिष्ट हो गए, उसके बाद में बी है खाद्य प्रसंस्करण हो गए, और उसके बाद में है दोस्तों हमारा डी है मल जल बहिस्राव। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर, और हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक करवाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए 6 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और इसमें प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों के बारे में पूछा हुआ है, प्रदूषित जल के कारण। तो इसमें ए आंसर दिया हुआ है हैजा, अतिसार, अंतर्ज्वर यानी कि टाइफाइड जिसे कहते हैं, और पीलिया, ये रोग होते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन आए हैं, और हम बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों मैं आप सभी से ये उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।